हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना और आज हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंट फीमेल से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका प्रेगनेंसी में आने वाला बैक पेन। यूँ तो प्रेगनेंसी में होने वाले दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम उन सभी कारणों के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी में जब भी बैक पेन आता है तो बैक पेन आपके डेली लाइफ को भी हैम्पर करता है, प्लस आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से आप अपने प्रेगनेंसी पीरियड को इंजॉय नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बैक पेन को इफ़ेक्टिवली विद फिजियोथेरेपी की मदद से कैसे आप ठीक कर सकते हो। प्लस मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे अर्गोनॉमिकल एडवाइसेस देने वाली हूँ, बहुत सारे पॉस्चर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपके बैक पेन को इंक्रीज करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इन सब चीज़ों के बारे में जानोगे, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे आप मैनेज कर सकते हो, तो आप ये पाओगे कि आप बहुत इफ़ेक्टिवली अपने प्रेगनेंसी पीरियड को इंजॉय कर पा रहे हो विदाउट एनी बैक पेन। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में इन द प्रेगनेंसी पीरियड जिसकी वजह से आपको बैक एक आ रहा है। सबसे कॉमन होता है क्योंकि आपकी बॉडी वेट गेन कर रही है। आपका पोस्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रिलैक्सिन हार्मोन होता है बॉडी में जिसका लेवल प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज होता है। कैल्शियम और विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने देखा होगा प्रेग्नेंट फीमेल्स की बैक में स्पाइन में कर्वेचर डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो चेंजेस आने ही आने हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हम इन सब चेंजेस के बारे में डिटेल में आगे आने वाले स्लाइड्स में बात करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे आपका स्लीपिंग पोजीशंस की वजह से पेन आपको आ सकता है बैक में। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए खड़े होते हैं वो आपको पेन दे सकता है। बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब आप डेस्क जॉब कर रहे हो या घर में हैं तो आप बहुत ज़्यादा बैठे हुए हो, ये सारी चीज़ें अगेन फर्दर कॉज करती हैं आपके बैक पेन को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे कॉमन रीज़न के बारे में जो कि है पोस्चरल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। पोस्चर चेंजेस के अंदर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है आपका कि हम अपनी प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने आपकी प्रेगनेंसी के, सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 से 6 महीने आपकी प्रेगनेंसी के और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होते हैं आपके लास्ट 3 मंथ्स यानी कि 6 से 9 महीने का समय आपकी प्रेगनेंसी का। पोस्चर में चेंजेस को मैं आपको समझाना चाहूँगी एक एग्जाम्पल की मदद से, जिसमें हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेंजेस, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके पोस्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं हम वो एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्वेचर ऑफ स्पाइन के बारे में। आप यहाँ देख सकते हो इट्स नियर नॉर्मल कर्वेचर। धीरे धीरे आप जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में आओगे आपका ये जो कर्वेचर ऑफ स्पाइन है ये और ज़्यादा बढ़ने लगेगा और जब आप थर्ड फेज में आते हो, थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हो, आपका ये कर्वेचर ऑफ स्पाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है जिसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। लॉर्डोसिस डेवलप हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी में फ्रंट एरियाज में बेबी रहता है तो यहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने वेट को, बढ़े हुए वेट को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाते हैं जिससे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। इस तरह से आपकी जब आप प्रेगनेंसी पीरियड में होते हो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है उसमें शिफ्ट देखने को मिलते हैं, कर्वेचर ऑफ स्पाइन में शिफ्ट देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से बैक पेन डेवलप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड फिजियोलॉजिकल रीजन जो होता है वो होता है रिलीज ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपके पेल्विक एरिया को रिलैक्स करने का काम करता है। जब भी हमारी बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है,
आपके जितने भी लिगामेंट्स हैं उनको लूज करना शुरू कर देता है। लूज करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको बर्थ प्रोसेस, हमें लेबर में जाना है। तो अगर आपके जॉइंट्स रिलैक्स नहीं होंगे, आपके लिगामेंट्स लूज नहीं होंगे, तो आप अपने पेल्विक बोन को पूरी तरह ओपन नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ हो पाता है। यही वो हार्मोन है, एक तरफ ये तो पेल्विक पे काम कर रहा है, बट क्योंकि जब ये रिलीज होता है तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी पेल्विस बोन पे ही काम करेगा, उसके साथ साथ ये आपके स्पाइन पे भी काम करता है। सो स्पाइन के जो लिगामेंट्स आपको सपोर्ट किए हुए थे वो भी धीरे धीरे लूज होने लगते हैं। तो जब स्पाइन के लिगामेंट्स, मतलब आपकी बैक के लिगामेंट्स अगर लूज होंगे, पकड़ उनकी कमजोर होगी, जिसकी वजह से आपको इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है और बैक पेन को आप फेस करते हो। कैल्शियम एंड विटामिन 3 की रिक्वायरमेंट भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज पहले आप जितना भी कैल्शियम और विटामिन D3 ले रहे होते हो नॉर्मल टाइम्स में, वो सारा आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए जाता है, किडनी में जाता है, ठीक है। बट लेकिन जब आप प्रेगनेंसी पीरियड में आ जाते हो, अब क्या होता है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ आप तक ना रह के बेबी तक भी आ जाती है। सो आपका कैल्शियम इंटेक जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। सेम जब आप प्रेगनेंसी पीरियड में है तब भी आपका कैल्शियम इंटेक की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी प्लस आपके बेबी ग्रोइंग फीटस के लिए रहती है। सेम जब आप लैक्टेशन में जाते हैं तो अगेन आपको फिर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हायर रखती है, आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने को बोला जाता है, मिल्क दिया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप अपने बेबी को जब लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीड कराते हैं, सो उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा बेबी को भी चाहिए होता है। अगर आपको अंदर कैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी जो बोन हेल्थ है, जो बेबी की बोन हेल्थ है, वो क्या है, वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। और अगर आपकी बोन हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से अगेन आपको बैक पेन के चांसेस बढ़ जाएंगे, मस्कुलर और बोनी पेन्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस बढ़ी हुई कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं आपकी प्रेगनेंसी में, जो कि आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। प्लस आपको कैल्शियम रिच न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है, जैसे कि मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, नट्स, आलमंड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ये सब आपको कंज्यूम करना रहता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन D3 एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कैल्शियम की। सो सनलाइट एक्सपोजर इज द बेस्ट थिंग जो आप ले सकते हो बॉडी में विटामिन D3 को इंक्रीज करने के लिए। और हेल्दी डाइट तो हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका जो भी मील होगा, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ग्रेन्स, फॉलिक एसिड, हेल्दी फैट्स, विटामिन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हम स्लीपिंग पोजीशंस के बारे में। तो स्लीपिंग पोजीशंस में पहले हम ये देख रहे हैं कि आपको कौन सी पोजीशंस ऐसी हैं जो अवॉइड करनी है। जैसे कि आपको स्लीपिंग ऑन योर बैक पूरी तरह अवॉइड करना है, स्लीपिंग ऑन योर स्टमक अवॉइड करना है, बिकॉज जब आप अपनी पीठ पे सो रहे होते हो, पीठ के बल सोते हो, तो आपके स्पाइन पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है और एक आर्टरी होती है हमारी, जिसे हम वेना कावा बोलते हैं, वो ब्लड जो है हार्ट की तरफ लेके जाती है, जिससे अपना काम करने में बहुत मुश्किल होती है। वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अगली स्लाइड में, किस तरह से वहाँ कंप्रेशन आता है। अगर आप अपने स्टमक पे सो रहे हो तो अगेन आप अपने ग्रोइंग यूट्रस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर को अभी हम बात कर रहे हैं कि जब आप सीधे लेट रहे हो तो आपके ग्रोइंग बेबी पे किस तरह से ब्लड की सप्लाई जो है वो हैम्पर हो रही है। तो पहले आप यहाँ देख लो, हम बात करने वाले इंफीरियर वीना कावा के बारे में, जो कि आपकी लोअर बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, ये है आपका बेबी, ये है आपकी वेना कावास और ये हार्ट की आर्टरीज। जब आप सीधे लेट रहे हो तो ये जो आप छोटी सी वेसल देख रहे हो यहाँ पे, दिस, ठीक है, जो बेबी के तुरंत पीछे है, जिसे हम इंफीरियर वीना कावा बोलते हैं, और ये आपका है स्पाइनल कॉलम। सो आपके बेबी जब आप सीधे सोते हो तो यूट्रस की वजह से आपकी वेना कावा जो होती है
उसमें कंप्रेशन आने लगता है, दबाव पड़ने लगता है। दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, वो नली जिससे खून जा रहा था वो दबने लगेगी और बेबी को और आपके हार्ट को, आपके बेबी को ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। वहीं अगर आप अपनी लेफ्ट लेटरल पोजीशन मतलब बाई करवट पे सोते हैं तो ये जो आपकी इंफीरियर वेना कावा है ये ओपन रहती है ताकि बेबी को ब्लड सर्कुलेशन की कोई भी समस्या नहीं आती है। हमेशा आपको सॉल्यूशन में स्लीपिंग पोजीशन में चूज करना है बेबी के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका एओर्टा जो हार्ट को जा रहा है, वेना कावा जो कि आपकी लोअर बॉडी से ब्लड लेके हार्ट की तरफ जा रहा है, दोनों में थोड़ा भी कंप्रेशन ना हो। आप ज़्यादा पॉसिबल ही आप जो रहोगे वो आप अपनी बाई करवट पे रहो। अगर आपको बाई करवट में दिक्कत हो रही है तो आप दाई करवट भी बदल सकते हो। एक ही साइड सोना हमेशा टिपिकल होता है क्योंकि आपकी एक साइड की मसल्स जो है वो स्ट्रेन में आ जाएंगी, इसलिए आप राइट और लेफ्ट के बीच में इंटरचेंज कर सकते हो। आपको पिलोज यूज करने होंगे, आप अंडर योर आर्म आप पिलो यूज कर सकते हो, नीज के बीच में आप पिलो यूज कर सकते हो ताकि कोई भी मस्कुलर स्ट्रेन ना आए। जब आप नीज के बीच में पिलो यूज करते हैं तो आपकी बैक मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको यूज करना ही करना है। Long standing positions, again a major cause of pregnancy, back pain। इसके साथ साथ आप अगर लॉन्ग पीरियड्स के लिए स्टैंडिंग कर रहे हो तो आपके डेवलपिंग फीटस की ग्रोथ पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। रिसर्चेस कहती हैं कि अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग वर्किंग आवर्स को प्रमोट करते हो, इट इंक्रीजेज बर्थ डिफेक्ट्स, लो बर्थ वेट, प्री मेच्योर बेबीज, स्टिल बर्थ, इन सब के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपको काम करना, जॉब पे जाना मना नहीं है, आप आराम से कर सकते हो विद योर डॉक्टर्स परमिशन। लेकिन आपको सिर्फ प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग मतलब आपको एक बार में 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप खड़े हो रहे हो, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को अराइज करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े हुए हो तो आपके पैरों में ब्लड की पूलिंग होने लगती है जिसकी वजह से आप देखोगे आपके फीट में स्वेलिंग आ जाती है और जब आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है अल्टीमेटली आपके हार्ट पे जो है वो लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बात करते हैं कि आप क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हो, कैसे आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो व्हाइल यू आर वर्किंग। सबसे पहली चीज़ है व्हेनेवर यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, आप अपने ऑफिस में इन्फॉर्म करें, अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें कि आपका शेड्यूलिंग वर्क आवर्स को वो अरेंज करें इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। आपको पॉस्चर्स को चेंज करना होगा टाइम टू टाइम ताकि किसी भी तरह का स्ट्रेन, बेबी पे कोई ओवर प्रेशर जैसी चीज़ें ना हो। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक ही पॉस्चर में बैठना या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहना आपको अवॉइड करना होगा। आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि या तो वो आपको वर्क फ्रॉम होम दे दें या फिर आपकी चेंज इन ड्यूटी, अगर आप पहले स्टैंडिंग ज़्यादा ड्यूटी कर रहे थे तो अभी आपकी ड्यूटी कुछ डेस्क वर्क में मतलब आपके वर्क को रीऑर्गेनाइज करके कोई और जगह आपको वो शेड्यूल कर सकते हैं। आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी की डिमांड होती है प्रेगनेंसी पीरियड में कि आपकी बॉडी रेस्ट चाहती है ताकि हीलिंग अच्छी हो, बेबी को रिलैक्सेशन हो, बॉडी रिलैक्स हो। आपको अपने कलीग्स की हेल्प लेने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। हाउस होल्ड वर्क एंड बैकिंग सॉल्यूशन टिप्स। जो फीमेल्स घर के काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करना, पॉस्चर में टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहना। जैसे अगर आप किचन में डिश वॉश कर रहे हो तो यू शुड कीप स्टूल अंडर योर फुट ताकि आप टाइम टू टाइम कभी राइट फुट को ऊपर रख सकें, कभी लेफ्ट को ऊपर रख सकें, सो दैट यू आर चेंजिंग द पॉस्चर ऑफ योर लेग मसल, जिसकी वजह से बैक पे आने वाला स्ट्रेन बहुत कम हो जाएगा। जब भी आप बैठ रहे हैं हमेशा प्रेग्नेंट फीमेल को अपनी बैक को सपोर्टेड रखना चाहिए, आइदर सपोर्ट विद द चेयर्स एंड या फिर आप और कंफर्ट बढ़ाने के लिए अपने स्पाइन पे लोअर बैक एरिया में एक कुशन भी रख सकते हो। कभी भी आपको नीचे झुक के सामान नहीं उठाना होगा, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, आपको कभी भी झुक के सामान नहीं उठाओगे, आप
पीठ से नहीं झुकोगे, आप हमेशा अपने घुटनों से नीचे की तरफ बेंड होने के बाद तभी किसी भी चीज़ को उठाओगे, बिकॉज ये पोजीशन आपकी बैक को बहुत एक्सर्ट करती है। उसके अलावा आपका जो बेबी है, ग्रोइंग बेबी जो है, उस पर एक कंप्रेशन फोर्स जो होता है वो ऐड होता है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपनी बेबी के ऊपर। आप बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट कर रहे हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, सो ये भी अल्टीमेटली आपके बैक पेन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम लेटे रहेंगे तो आपकी बैक मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी और वीकनेस की वजह से बैक मसल्स में पेन आएगा। सेडेंट्री, अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, मतलब सेडेंट्री से मतलब है अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा एक बार में बैठे हुए हो, सो अगेन आपकी मसल्स जो होती हैं, देयर विल बी टू थिंग्स। एक तो आपकी मसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि सिटिंग अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हो तो पूरा प्रेशर आपकी स्पाइन पे आता है। सो अगेन जब आपकी बैक जो होगी वो स्ट्रेन में जाएगी तो आपके बेबी को अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी बिकॉज ऑफ वीक मसल्स। So too much sitting and bed rest predisposes you for the back pain. इसके अलावा अगर आप बेड रेस्ट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, आपका वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ का समस्या देखने को मिलता है। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्रमोट करता है। आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके बेबी में प्री मैच्योर बेबीज होने का चांस या लो बर्थ वेट्स का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बात करते हैं अर्गोनॉमिक करेक्शन स्ट्रेटजीज के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बैक पेन का मेन रीज़न होता है पॉस्चर। आपको अपने पॉस्चर्स को बदलते रहना होगा हर 40 मिनट्स के अंदर। मतलब अगर आप बैठे हो तो 40 मिनट्स के बाद आप चल के एक वॉक ले लो। स्टैंडिंग में अगर ज़्यादा देर तक हैं तो आप सिटिंग, आपको पोजीशन जो है वो चेंज करना होगा। स्ट्रेचिंग ऑफ योर बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हो अंडर the advice of your physiotherapist only. Prolonged standing आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सडन जर्की मूवमेंट्स आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि आप जब एकदम से कोई मूवमेंट करते हो तो आपके मसल पुल का चांस तो रहते ही है, बट आपके बेबी को झटके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी आप बैठ रहे हैं चेयर पे या सोफे पे, हमेशा अपनी बैक को सपोर्ट रखें। आइदर आपकी चेयर का बैक रेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे पिलोज यूज़ करेंगे, कुशंस यूज़ करेंगे, ताकि आपकी बैक जो है वो अच्छे से सपोर्टेड रहे। सोने के लिए बेस्ट पोजीशन होती है कि आप अपनी बाईं करवट पे सोएं और पिलो का सपोर्ट जितना आपको रिक्वायर्ड है आप अच्छे से यूज़ करें। अर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखना होगा, स्पेशली आप जब भी सिटिंग, स्टैंडिंग और वाइल वर्किंग, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप कैसे अपने पॉस्चर्स को, मसल स्ट्रेन को कम कर सकते हो, वो सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना होगा। ज़्यादातर बैक पेन जो होते हैं वो ट्रिगर होते हैं आपके फॉल्टी पॉस्चर्स की वजह से। जब आप पलंग से उठ रहे हैं या पलंग में लेट रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। बैठते समय आराम से पलंग पे हाथ रखते हुए फिर आप बैठेंगे, दोनों पैरों को नीचे लेंगे। ठीक है, ये आप 1 2 3 4 इस तरह से आप पलंग में लेटेंगे, और अगर हम 4 3 2 1 देखें तो इस तरह से आप पलंग में बैठने की कोशिश करेंगे। प्रेगनेंसी पीरियड में आपका वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वॉकिंग के साथ साथ आप अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, मतलब आप अपने हार्ट की हेल्थ को अच्छा करते हो, स्टेमिना अच्छा करते हो। मेंटल और फिजिकल वेलबींग जो होती है वो आपकी बहुत अच्छी होती है। जब भी आप वॉक करते हो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, बॉडी में गुड हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड एनहांसमेंट होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, ऐसा कोई भी साइन जो आपके अगर प्रेगनेंसी में फील हो रहा है वो सब बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ रिलैक्सिंग मसल्स, बॉडी एंड योर माइंड। फिर हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। बैक पेन में आपको जब भी बैक पेन के लिए आपको आपके डॉक्टर हमेशा फिजियोथेरेपी एडवाइस करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर आपको हमेशा गाइडेड एक्सरसाइजेस करने होंगे ऑफ योर बैक मसल्स। आप हमेशा एक्सरसाइज करने से पहले आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना होगा प्रायर टू कमेंसिंग एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी बेबी पोजीशंस होती हैं, प्लेसेंटा पोजीशंस होती हैं,
जिनमें हम एक्सरसाइजेस के क्राइटेरियाज को बदल देते हैं। तो आप गूगल से या यूट्यूब से कोई भी एक्सरसाइज बिना फिजियोथेरेपिस्ट की परमिशन के नहीं शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्रायोथेरेपी यूज़ करेंगे। क्रायोथेरेपी होता है आपको जेल आइस पैक्स यूज़ करने होते हैं बैक पे, जो कि बहुत इफेक्टिव है। आप 15 से 20 मिनट उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो दिन में 2 से 3 बार आप आइस पैक को अप्लाई कर सकते हो। जेंटल ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इनहेल करना है थ्रू योर नोज और एक्सहेल करोगे थ्रू योर माउथ, जो कि आपकी बॉडी में बहुत सारा गुड हॉर्मोन्स रिलीज करता है। एंटीनेटल योगा और एक्सरसाइजेस आप शुरू कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी फॉर्म ऑफ योगा सिर्फ आप क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से एडवाइस लेने के बाद ही शुरू कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ अ ग्रेट फॉर्म जो कि आप बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है। सो आप क्रायोथेरेपी कर सकते हो, डेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन आप खुद से कर सकते हो। लेकिन जब भी आप एक्सरसाइज की बात करना चाहते हो, बात करेंगे, तब आपको हमेशा एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से सजेशन, एडवाइस लेना होगा। So I hope friends you enjoy the information, you like the information, और कैसे आप अर्गोनॉमिक्स को अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करके बैक पेन की प्रॉब्लम को बहुत कम कर सकते हैं। फीटल को होने वाली दिक्कतों को या बेबी को होने वाली दिक्कतों को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए एंड आप पाएंगे कि आपका जो बैक पेन था वो बहुत हद तक कम होता जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको बैक पेन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल में लिख सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, प्रायर टू कमेंसिंग एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज, आपको हमेशा बेबी और अपनी हेल्थ के लिए जब भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, हमेशा एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से ही आप एडवाइस लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपना वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, प्लीज़ राइट टू मी, आई विल रिप्लाई यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।